हे भगवान शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे, मैं क्लास अच्छे से कर पाऊं प्रभु, क्लास के बाद हो जाए। ओके, ये स्टार्ट ही नहीं करी भाई, जब तक पानी पी लेता हूं बुढ़ापे में। अरे मेरा बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा। अरे बुढ़ापा, अरे बूढ़ा हो गया मैं। कैसा हो गया हूं मैं? चल काहे नहीं रही है ये क्लास? तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? ओके, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे एंड सच में मचा रहे होगे। क्लास 9 के बच्चों कैसे हैं आप लोग? भाई साहब बुढ़ापा आ गया मैं। पिछला एक हफ्ता हो गया मैं बीमार सा हो रहा हूं, पर मजा आ रहा है पढ़ाने में। बच्चों के बीच में ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है। भैया ध्यान रखिएगा, बहुत खराब मौसम चल रहा है, बहुत 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 ज्यादा खराब मौसम चल रहा है ना। देखो अगर आपको दिख रहा होगा, मेरे वो ठंड वाले गूज़बम्स होते हैं ना, वो पूरे उठे हुए हैं अभी। लेकिन मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है हर्बल जी हो, अब जब सेहत अच्छी रहती है तो खराब। भाई क्या हुआ, कल की बात है, मैं पिछले पंकज सर और कमल सर मुझे रोस्ट कर रहे थे। रुको अभी बदला लेते। तो क्या हुआ, ये पिछले एक हफ्ते से मैं बीमार चल रहा हूं। हमारे अपन लोग भाई साहब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, ठीक है। तो मम्मी है ना, एक हफ्ता हो गया मम्मी मेरे पास बैठी। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहने लगे बेटा क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने मेरे सर पे बड़े अच्छे से हाथ फेरती, बेटा तेरी तबीयत क्यों खराब है, इतने दिन हो गए, क्या गड़बड़ है? कहला कोई सैयारा का लफड़ा तो नहीं है क्या? मैंने कहा यार मम्मी यार तुम मुझे निब्बा समझ रही हो क्या? चलो ठीक है। कहला कोई दिक्कत नहीं, तू निब्बा नहीं है तो ये बता दे कोई छोरी का चक्कर तो नहीं है क्या? मैंने कहा अरे यार मम्मी यार कोई छोरी वोरी का चक्कर नहीं है यार। कह रहे कि तू इतने दिन से बीमार क्यों है, तू कभी बीमार पड़ता नहीं है। फिर कहने कि कोई चुड़ैल का साया तो नहीं है तेरे ऊपर, कोई डायन तुझे परेशान तो नहीं कर रही क्या? आ रहा है। मैंने कहा मम्मी यार तुम्हारा आकाश दूसरों को परेशान कर दे, तुम्हारे आकाश से कोई परेशान कर पाएगा? तो ओके, अरे मेरा सैयारा बांध लू भाई। कहां गया, कहां गया भाई? सैयारा तो रास्ते में ही गिर गया। बेटा सुहानी 2-3 मिनट वेस्ट कर लूं प्लीज आप लोगों के, क्योंकि आज मैं कल रात को 8 बजे का सोया हूं और मैं 3 बजे उठा हूं। तो थोड़ा वार्म अप मेरा भी हो जाएगा। तुम्हारे सर आपको योगेश सर ने ताऊ कहा था क्या? खुद परदादा हुए जा रहे हैं, सर के बच्चे कुछ बाल भी चले गए है ना, सर के बच्चे कुछ बाल भी चले गए और हमको ताऊ कह रहे हैं। अरे उनके बच्चे ताऊ बन गए। हाँ हाँ, और क्या कह रहे थे डंकज मेरे बारे में? क्या कह रहा था डंकज मेरे बारे में? ठीक है, क्या कह रहा था डंकज मेरे बारे में? आई ए भगवान उठा ले, क्या कह रहा था डंकज मेरे बारे में? इस डंकज को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। कमल क्या कह रहा था मेरे बारे में? भैया मैं बहुत परेशान करता हूं सबको, है ना। फिर पता है मम्मी एक और बात बोली कि क्या है तू ये ऐसी टी शर्ट पहना रहता है, अभी मेरी बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया था, तो क्या कह रहा था ये तेरा टी शर्ट ऐसी पहना रहता है, बढ़िया ढीली झोले वाली शर्ट पहन, ढीली ढीली सी। तो लिटरली मैं अभी इतने, मम्मी ने मुझे टी शर्ट्स निकाल कर दी हैं और मैं वही पहन रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये देखो मैं ये टी शर्ट पहन के आता हूं, मैं ये टी शर्ट पहन के आता हूं। मतलब सोचो कि मेरे से दुगने साइज के। खिला इसमें देख तेरी बॉडी नहीं दिखेगी, पता नहीं किस डायन ने तेरे को नजर लगाई हुई है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या आपको नजर, ओ सॉरी आप कैप क्यों लगाते हो? क्या हुआ था बेटा, कुछ महीने पहले मेरे घर में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे चाचा जी शांत हो गए थे, तो हमें बाल देना होते ना, तो मेरे छोटी थी तो मैंने बाल दिए थे। बाल थोड़े बढ़ गए, जितने आपको दिख रहा है ना यहाँ पर इतने बढ़ गए हैं। अब मैं हेयर कट करा लूंगा तो थोड़ा सही लगने लगेगा, है ना। तो मैं 2-4 दिन में हेयर कट करा लूंगा तो मैं फिर कैप हटा दूंगा। वो क्या था, बच्चे मजाक उड़ाते हैं इसलिए टी शर्ट में आप छुपे हो। हाँ सूर्यांश सच में, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा था डंकज मेरे बारे में? कॉपर ऑक्साइड बोल रहा था। अरे उसको पानी में घोल दिया जाए ना NaCl की जगह, तो वो खुद गायब हो जाएगा, है उसके खुद के सॉल्यूशन खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहा था कमल? कमल से कहना इतना प्लस करूंगा
इतना प्लस करके माइनस करके डिवाइड करके तो इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर दूंगा। अगर अपन से तेज चला ना तो मैं झुकेगा नहीं। हाँ सर, पंकज सर नहीं, डंकज है वो, डंकज। और ये बिलाल सर नहीं है, वो गुलाल सर है, गुलाल सर है। हाँ, कोई एटीपी का मतलब पता तुम्हें? एटीपी का मतलब है अभी थोड़ा पिटा हूं, तुमको पता भी नहीं है। हाँ, सैयारा देख रहे थे चुपके से, मैंने वीडियो बनाई हुई है, सैयारा देख के रो रहे थे, ऐसे रो रहा था पंकज भाई। मैं दूर गया ऐसे, मैं कहा तू रो क्यों रहा है? कहला मेरा सही, मैंने कहा तू क्यों हो रहा है, तेरा सैयारा तो घर पर है ना, बढ़िया, तुझे क्या दिक्कत है? कहला भाई मेरे को लगा मेरा सैयारा घर पर है, लेकिन वो आगे देख, आगे वाली सीट पर किसी और के साथ सैयारा देख रहा है। मैंने कहा क्या जिंदगी है भैया। बोलिए मत, तुम लोग पिटवाओगे मुझे, ठीक है। ये और अपना ये डोगेस बायो वाला डोगेस, उसका नाम डोगेस है, डोगेस। क्या बच्चों, कुछ नहीं बचेगा शेष, क्योंकि मेरा नाम है डोगेश। बड़े यार डोगेस, हमें रोज करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, पिछली क्लास में हमने बल और गति के नियम के बारे में पढ़ा था। मैं सच बता रहा हूं, भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। मेरी आंखों से आंसू आने वाले हैं, मैं 2 दिन से हंसा तक नहीं हूं, पर मैं अब हंसा हूं आप लोगों के बीच में। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, एंड थैंक यू, यू मेक मी हैप्पी, थैंक यू, ठीक है। क्योंकि बच्चे 2 दिन से ऐसी हालत थी कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं बल और गति के नियम, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बल और गति के नियम के बारे में पढ़ाया था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बल के बारे में पूरी तरह से पढ़ाया था, याद है आपको? मैंने पिछली क्लास में बल, याददाश्त तो नहीं चली गई, ठीक है, याददाश्त तो नहीं चली गई आप लोगों की? देखते हैं याददाश्त। अब देखो बच्चे, हम आज टीम ने डिस्कस किया है कि आप लोगों का सिलेबस की स्पीड और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। आप लोगों की सिलेबस की स्पीड और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब बताइए, है ना, अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी थी तो आप मुझे एक पोल का आंसर दीजिएगा कि अगर आप अपने बाबू को न्यूटन बोलते हो तो इसका मतलब होता है कि उसमें कितनी डायन है, ठीक है। अगर आप अपने बाबू को, मतलब किसी और के बाबू को भी न्यूटन बोलते हो तो उसका मतलब उसके अंदर कितनी डायन है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻⁷, ऑप्शन नंबर सी 10⁵, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻⁵। बताइए कौन कौन इसका? अरे 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है? 1 न्यूटन में कितनी डायन होती हैं? जल्दी बताइए। तो आप सभी का समय शुरू होता है ये पोल चालू होने के बाद। अब 30 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो नींव के बच्चों। सर पैसों की जरूरत हो तो बताओ मालिक, ठीक है। 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है? 1, ए 10⁻⁷, बी 10⁻⁻⁷, सी 10⁵ या डी 10⁻⁻⁵। देखते हैं। ओ भाई 100% सही जवाब दे दो, ठीक है। 100% सही जवाब दे दो, हाँ 100% सही जवाब दे दो, ठीक है। 100% सही जवाब दे दो, ठीक है। अब देखिए इसका सवाल का जवाब 100% सही जवाब दे दो, ठीक है। 100% सही जवाब दे दो। तो आप सभी बताइए कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है या नहीं। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 85% बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ ने ए, बी और डी आंसर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब याद रखना, मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। वर्षा, अंश, सक्षम, फरमान, सुमित, अभिनव, अंश, नितिन, आदित्य एंड अर्पण, ठीक है, बढ़िया। अब बताइए जड़त्व के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। याद है आपको पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास का रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए? जल्दी बताइएगा, पिछली क्लास का रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए हो? हाँ सच बोलना बेटा, मैंने आपको हर क्लास में बोला है कि चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, आपको अगली क्लास में रिपीट करके आना है। देखो बेटा, है ना, हमने जड़ा तो पढ़ा था, याद है? जड़ा तो रिवाइज करके आए हो? नहीं करा, देखो मुझे दुख है
है ना। याद करो पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल। अच्छा, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? चैट्स में आंसर देना सभी, जड़त्व कितने प्रकार का होता है और उसके नाम बता दीजिए। ठीक है, जल्दी बताइए, जड़त्व कितने प्रकार का होता है और उसके नाम बता दीजिए, जल्दी जल्दी से चैट्स में बताइए। सर सॉन्ग सुनाइए बेटा, अभी मेरी आवाज सही नहीं है। वैभव बेटा आपने पुरानी क्लास देखी ही नहीं, कौन मुझे बताएगा? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। ठीक है, याद है कितनी मस्ती से पढ़ा था हमने जड़त्व के बारे में? याद होगा आपको, हमने कितनी मस्ती की थी जब हम जड़त्व का पढ़ रहे थे, कितनी डेप्थ में हमने पढ़ा था जड़त्व के बारे में, कितनी गहराई में हमने चीजें सीखी थी जड़त्व के बारे में। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि जड़त्व के बारे में हमने 3, और तीनों के नाम भी बताइए आप चैट्स में, है ना। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। पहला होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, पहला गति का जड़त्व, दूसरा दिशा का जड़त्व, तीसरा विराम का जड़त्व। आई होप एंड आई विश, है ना, आपको ये बातें याद होगी। अब हम न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था, है ना, बहुत अच्छी तरह से समझाया था बच्चों। आज हम वैसे तो ये सब पढ़ चुके हैं, आज हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूटन सर, अब देखिए न्यूटन सर अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग चिट्ठी लिख रहे होते एक दूसरे को। ठीक है, अगर न्यूटन सर नहीं होते तो आज मैं तुम्हारे पास नोट्स भेजने के लिए कबूतर का उपयोग करता, एक कबूतर की हेल्प से तुम तक नोट्स भेज रहा होता, तुम बहुत खुशी से उन नोट्स को पढ़ रहे होते। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, ये सेब की दुकान नहीं है इनकी, ये मत बोलना कि सेब की दुकान है। भाई साहब, सेब इनके सर पर गिरा था, है ना, सेब इनके सर पर गिरा था तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी थी। ये मत कहना कि तुम्हारे सामने आलू ले लो, सेब ले लो, कह रहा नहीं भैया, तुमको सेब खिला भी नहीं था। ये बता रहे हैं कि ये एप्पल एक्सपेरिमेंट जब जब याद आएगा तब तब मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक है, ये देखो संदीपा कहते हैं कि सर एप्पल नहीं गिरता तो क्या होता? तो भाई साहब कुछ नहीं होता, हमें ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, गुरुत्वाकर्षण हमारा एक अलग से चैप्टर भी आएगा, वहां पर मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण होता था, होता है और होता रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें पहले भी चीजें पता है, मतलब न्यूटन सर के पहले भी चीजें हमें पता थी, लेकिन न्यूटन सर ने बहुत अच्छी गहराई में, है ना, बहुत अच्छी गहराई में क्या करा, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण नापा था। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि उनके सर पर बम गिरता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हम इतना डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि ये हो गए आइंस्टीन सर हो गए, है ना, रदरफोर्ड सर हो गए। अगर ये सारे के सारे खोज नहीं किए होते ना तो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती जितनी एडवांस है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक दिन वो रील वो बना रहे थे, ब्लॉगिंग। तो हेलो गाइस, आज मैं क्लास से बाहर निकल गया हूं, मेरे टीचर ने आज मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया है, तो आज मैं गार्डन में आया हुआ हूं। तो गार्डन में आज मैं क्या करूं, मेरे पास कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे क्लास से बाहर, वो पकड़ा हुआ हूं मैं सेल्फी से, तो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। अब मैं क्या करूं? तो एक काम करता हूं गाइस, मैं बैठ जाता हूं किसी पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे बैठकर बढ़िया चिल करूंगा, बढ़िया बैठूंगा, यहां पर दूसरों के सैयारा को परेशान करूंगा और बैठूंगा यहां पर मजे करूंगा क्योंकि अब मुझे पढ़ना तो है। और जैसे रील बनाने के दौरान उनके सर पर गिर गया धड़ाम से एप्पल। ओ, ये ऊपर से बम किसने फेंका? एक मिनट, ये ऊपर से बम कैसे गिरा? ये ऊपर से बम नहीं, ये सेब है। और ये सेब गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है यार, एक बच्चा कह रहा है कि सर कैप उतारिए, आप भी न्यूटन लगोगे। हाँ, मेरे बाल पता है कितना मजाक उड़ाते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये रील बनाने के दौरान इनके साथ ऐसा हादसा हुआ था। इस हादसे के दौरान, है ना, इस हादसे के दौरान उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ठीक है, वो बोर हो रहे थे, क्या करें, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बना देता हूं जिससे बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, है ना, वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा बना देता हूं जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने बना दिया कुछ नियम। लेकिन याद रखना, उनके ये नियम है ना जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आज की जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं इनके नियमों से प्रेरित है, कहीं ना कहीं इनके नियमों से प्रेरित है। अगर आप इनके नियमों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते तो गड़बड़ है ना। आप देखिए इनके 3 नियम, बच्चे समझना, 3 नियम, है ना। अब पहले हम नियम पढ़ेंगे बेटा, फिर संतुलित और असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है? ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? अब देखिए न्यूटन सर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन सर कहते हैं। मेरे घने वाले बाल लगाकर पढ़ाऊं तो तुमको लगेगा कि न्यूटन सर पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं थोड़े मेरे बाल लगा के आता हूं, मेरे घने वाले, ठीक है, तो तुमको लगेगा न्यूटन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
तो आ गया मैं अपने घने बाल लगाकर। ओके बच्चे लोग, मेरा नाम है न्यूटन। मैं न्यूटन सर तो हो नहीं सकता, मेरा नाम है न्यूटन और मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन के नियम जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा न्यूटन सर के नियम के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, एक बात सुनिएगा। अगर आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इस दुनिया में एक जगह रखी है तो वो हमेशा रखी रहेगी। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। मेरा नाम है न्यूटन, न्यूटन तो मैं हो नहीं सकता हूं। तो अगर कोई भी वस्तु एक जगह रखी हुई है तो वो हमेशा वहीं रखी रहेगी। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो हमेशा किस में रहेगी, विराम में। ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो हमेशा किस में रहेगी, विराम में। और यदि कोई वस्तु चल रही है, हाँ क्या बोला बच्चा मैंने, मेरा नाम है न्यूटन, तुम लोगों को पढ़ाने आया हूं मेरे नियम। और यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती। कब तक चलती रहेगी, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाते हो। ठीक है, फिर से सुनिएगा। पहला नियम कहता है, बेटा एक बच्चा कह रहा है कॉपी में लिखना, ये लिखा हुआ नियम बेटा आपको अच्छी तरह से लिखा देगा ना, ये प्यारे तरीके से लिखा हुआ कि यदि कोई वस्तु रखी हुई है मतलब विराम अवस्था में है तो सदैव वो किस में रहेगी, विराम अवस्था में। या फिर वो गति कर रही है तो वो गति करती रहेगी, है ना, एक ही दिशा में एक ही चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। संतुलित असंतुलित बल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से हेलो बच्चों, मेरा नाम है न्यूटन। ठीक है, मेरा नाम है न्यूटन, है ना। आए बच्चा कह रहा है कि न्यूटन नहीं उबटन लग रहा हो, मजाक कर रहा हूं भाई, मैं असली न्यूटन थोड़ी हूं, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है न्यूटन। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसके बारे में, गति के नियम के। यदि कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा किस में रहेगी, विराम में। और यदि कोई वस्तु गति में है तो हमेशा किस में रहेगी, गति में। कब तक, जब तक बाह्य बल ना लगाया गया हो। ठीक है, जब तक बाह्य बल ना लगाया गया। मेरे बाल यहां से ज्यादा घने दिख रहे होंगे। ठीक है मां, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मां, लेकिन अब सब दिखाई दे रहा है मां। ठीक है, तो अब न्यूटन सर को हटाकर वापस हमारे आकाश सर को बुला लेते हैं। ठीक है, वापस ओके सॉरी। तो देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी। क्या बोला भैया, क्या बोला भैया, सुनना ध्यान से। तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो किस में रहेगी बेटा, विराम में। यही बोला ना हमसे, यदि कोई विराम अवस्था में है वस्तु तो किस में रहेगी बेटा, विराम में। ठीक है, हमने यही बोला ना कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु किस में रहेगी, विराम। या फिर यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, ठीक है, तो वो किस में रहेगी बेटा, गति अवस्था में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहती है किसके कारण, तो जवाब है जड़त्व के कारण। किसके कारण, किसके कारण बच्चे, जड़त्व के कारण। तो वस्तु को विराम से विराम में रखता है जड़त्व, वस्तु को गति से गति में रखता है बेटा जड़त्व। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों विराम से गति में लाने के लिए या फिर गति से विराम में लाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है बच्चे, बल, बल और बल। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी तो मेरे को हो गया था थोड़ा सा, ठीक हूं मैं। तो देखिए ये नियम आपको दो बातें बताता है। ठीक है, याद रखना, ये नियम आपको कितनी बातें बताता है बच्चे, दो बातें बताता है। पहला नियम, पहली बात बताता है कि भैया विराम से विराम में, गति से गति में रखने वाला गुण जड़त्व होता है। और दूसरा, बल के कारण वस्तु विराम से गति में या गति से विराम में आ सकती है। तो ये बल, ये नियम आपको बल की परिभाषा देता है। मेरे ध्यान से सुनना, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यह नियम आपको बल की परिभाषा देता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा देता है, तो आपका जवाब है न्यूटन सर का प्रथम नियम आपको बल की परिभाषा देता है। ठीक है, अगर आप कभी भी बल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, है ना, बल, तो सबसे पहले बल की परिभाषा याद होना चाहिए। तो बल वह गुण है जो वस्तु के विराम से गति में या गति से विराम में ला सकता है ना, ये है बल। ठीक है, अब देखिए और भी चीजें बात है।
अब उदाहरण के लिए थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग करा, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। यह बाल है, यह बाल, बाल दिख रही है आपको, बाल है ना, गेंद बोलते हैं इसको, है ना, गेंद। अब ये बॉल रखी हुई है ना, इस बॉल पर एक भाई साहब ने एक लात मारी, किक मारी, ठीक है, हम क्या कहते हैं उसे, किक मारी। जैसे हमने इस पर किक मारी है ना बच्चे, तो ये बॉल क्या होना, पहले तो ये रखी हुई थी, अब ये बॉल क्या हो जाएगी बच्चे, चलने लगेगी। ये आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि बॉल को जमीन पर रखा और बैट या डंडे से दिया एक धड़ाम से, ठीक है, डॉक्टर आपने ऐसे रखा होगा और बॉल को डंडे वंडे से ऐसा मार दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन। और कब तक चलता है, जब तक सामने से कोई रोकने वाला ना हो। जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल को नेट ने रोका होगा, आपको पता है ना, गोल करने के लिए गोल में डाला जाता है, ठीक है, तो यहां पर ये बॉल रुक गई बेटा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को गति से मोशन या मोशन से गति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ और प्यारी प्यारी बातें। मुझे आपको संवेग पढ़ाना है बेटा, मुझे आपको भार पढ़ाना है बेटा, तो हम पहले पढ़ेंगे भार के बारे में, ठीक है, और फिर संवेग के बारे में। थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स को बंद करो, ठीक है। देखो बहुत हाई लेवल की चीजों को मैं लेकर आया हूं, हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन यकीन मानो हर चीज आपको आसान लगे ये जरूरी नहीं है, और ये होना भी चाहिए। जब आपको चीजें आसान लगने लगती है ना, तो आप कहते हो कि भैया, आप कहते हो कि भैया ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। नहीं, मजा तो तब है कि जब आप टफ चीजें समझो, और अगर समझ आती है तो वेल एंड गुड, और अगर समझ नहीं आती तो कम से कम तुम समझने की कोशिश करो, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, द्रव्यमान और वजन, वजन का मतलब होता है भार, तो मैं यहां पर भार भी लिख देता हूं, इसको भार भी बोला जाता है, द्रव्यमान, है ना, और भार में अंतर सामान्यतः इसके बारे में हम गहराई में पढ़ते। देखो बेटा, द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ में किसी भी द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पिंड में कितना पदार्थ है, ठीक है, कितना पदार्थ है, किसी पिंड को बनाने में कितना पदार्थ लगा है ना, उसकी कुल माप क्या कहलाती है बच्चे, द्रव्यमान कहलाती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चे, किसी भी पदार्थ को बनाने में कितना, किसी भी वस्तु को बनाने में कितना पदार्थ लगा है, उसे कहा जाता है द्रव्यमान। उदाहरण के लिए पता है, मेरा भी द्रव्यमान है, तुम्हारा भी द्रव्यमान है, इस पेन का भी द्रव्यमान है, इस कान का भी द्रव्यमान है, इस कैप का भी द्रव्यमान है, आपके मोबाइल का भी द्रव्यमान है, आपके फोन का भी द्रव्यमान है, आपके आसपास जितनी वस्तुएं दिख रही है ना, उनके पास द्रव्यमान है, ठीक है। अभी तक ऐसी वस्तु ढूंढी नहीं गई है जिसका द्रव्यमान ऋणात्मक होता हो, लेकिन हाँ द्रव्यमान होता है ना। तो किसी भी वस्तु को बनाने में कितना पदार्थ लगा है उसे द्रव्यमान की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है बेटा भार, अंग्रेजी में इसको वेट कहा जाता है, ठीक है। मैं अंग्रेजी के शब्द भी लिख दूं, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहा जाता है, ठीक है, और वजन को अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा वेट कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात बता दूं, है ना, तो मास कहने के कारण इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, और वजन कहने, वेट कहने के कारण इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और कुछ गहराई की बातें हैं, ठीक है। अब देखो, इमेजिन करो मुझे तुम चंद्रमा पर ले जाओ, अरे सर तो एलियन है, इनको चंद्रमा पर छोड़ आते हैं। तो इमेजिन करो मुझे तुम चंद्रमा पर छोड़ाओ, और तुम मुझे चंद्रमा पर छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला गया, ठीक है। अब चंद्रमा पर जब मैं गया ना, तो वहां पर मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना था। चंद्रमा पर मैं गया ना, उधर पर मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना था, ठीक है। तो द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। तुम्हारा मन कर रहा है मुझे चंद्रमा क्या मंगल ग्रह पर भी ले जाओ, तुम्हारा मन कर रहा है मुझे दूसरे आकाशगंगा में भी ले जाओ, तुम्हारा घर कर रहा है मुझे उठा के कहीं भी ले जाओ, मेरा जितना द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान हमेशा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चे, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूं। अब ये वजन क्या होता है, ठीक है, अब ये वजन क्या होता है, इमेजिन करो कि मैं खड़ा हुआ और बिलाल सर खड़े हुए हैं, कल्पना करना, ठीक है। अब देखिए किसका वजन ज्यादा होगा, तो आपका जवाब सीधा है कि बिलाल सर का वजन ज्यादा, करीबन 150 किलो तो वजन है उनका, और मेरा कहां 250 ग्राम वजन, ठीक है। अब देखिए वजन है क्या, भार है क्या, तो भाई और बहनों, मेरे को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, वो बल ही वजन है। जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ना, उस बल को ही क्या कहा जाता है, वजन। और बिलाल सर को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ना, वही बल क्या कहलाता है बच्चे, वजन, मतलब भार कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, भार किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की माप है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल का माप कर लेते हो ना, तो काम खत्म हो जाता है, ठीक है, वो आपका वेट हो जाता है। अब देखो, द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणा घनत्व। आप इसे ऐसा लिखते हो, वॉल्यूम, सॉरी, है ना, मास इज इक्वल टू आयतन का मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी, घनत्व का मतलब हो गया बच्चे डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगला,
अगर आप भार का मान निकालते हो ना, तो इसका सूत्र मैं आपको बताता हूं। भार का मान ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, W इज इक्वल टू एम जी, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान है। मैंने बताया था ना m क्या है, द्रव्यमान, और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एक छोटा सा सवाल, ठीक है, एक छोटा सा सवाल। सवाल क्या, इसका जवाब मैं ही दूंगा। ठीक है, इसका जवाब मैं ही दूंगा। इमेजिन करिए कि मेरा वजन 120 किलो है। ठीक है, मेरा वजन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा द्रव्यमान तो नियत होगा ना, मेरा द्रव्यमान कभी बदले। अब आप मुझे चंद्रमा पर ले जाओ, तो चंद्रमा पर मेरा वजन पता कितना हो जाएगा, 20। सच बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो आप अगर मोटे हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मोटे नहीं हैं, आप गलत ग्रह पर आ गए हैं, है ना। अगर मुझे आप चंद्रमा पर ले जाते हो तो मेरा वजन 120 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वजन का जो मान है, W का जो मान है, वो डिपेंड करता है m मास, तो भाई द्रव्यमान तो नियत रहता है, और G पर। तो जैसे जैसे G मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा, वजन का मान भी बदलेगा। ठीक है, अब देखो, द्रव्यमान एक फंडामेंटल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान में सिर्फ एक आधारभूत राशि है, इसे डिफाइन करने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, खुद में डिफाइंड होती है। ठीक है, और देखो, वजन मतलब भार जो है वो द्रव्यमान से बनता है ना। आपने फॉर्मूला देखा ना, W इज इक्वल टू mg, है ना। तो भार किससे बनता है, द्रव्यमान से बनता है। द्रव्यमान में दिशा नहीं होती, इसी कारण से अदिश राशि होती है, लेकिन भार तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, इसी कारण से यह सदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो, जो द्रव्यमान होता है इसका वजन होता है किलोग्राम, लेकिन भार जो होता है ना, इसका वजन, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इस बात, क्योंकि भार क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होगा बच्चे, न्यूटन है। आप देखिएगा, द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। मेरा द्रव्यमान अगर यहां 20 केजी है, तो आप दुनिया के किसी भी, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर ले जाओगे, चाहे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाए, चाहे गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो मान 20 है तो हमेशा 20 रहेगा, नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वजन, तो वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, क्योंकि W इज इक्वल टू mg। तो G मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण किसको प्रदर्शित कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण को। ठीक है, आप देखिए, द्रव्यमान का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान का मान कुछ ना कुछ हमेशा होगा, द्रव्यमान कभी भी शून्य। लेकिन ऐसी कई जगह हैं इस ब्रह्मांड में जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा काफी मूवी में कि कोई भी व्यक्ति दौड़ रहा है, अंतरिक्ष में जाकर उड़ रहा है, अंतरिक्ष में जाकर उड़ रहा है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण लग ही नहीं रहा। और जब गुरुत्वाकर्षण लग ही नहीं रहा, तो उसका भार कितना हो जाएगा बच्चे, शून्य हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बताइए, सारी बातें क्लियर हैं या नहीं? बेटा इंपॉर्टेंट है, मैंने थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाया हुआ। आप क्लास 9 के बच्चे, लेकिन क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको फिर भी पढ़ाया हुआ। ठीक है, बताइए, अगर आपको 50% अभी क्लियर हो गया ना, तो 50% जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, तब क्लियर हो जाएगा। ओके, हरिओम हरिमोहन बेटा, डाउट भी मैं ये भी बताया करो कि क्या नहीं है। ठीक है बेटा, एक बात और याद रखना, सभी से मैं कह रहा हूं कि द्रव्यमान, बेटा अभी तो बताया विपिन सर, नापने वाली मशीन मास नापती है, वेट नापती है। बेटा अनुज, क्या होता है द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। सर ये चैप्टर 3-4 लेक्चर लगेंगे। सर भार का मतलब बल। यस बेटा। सर केमिस्ट्री क्लास में पानी पीने के बहु मन करता है। सर फिजिक्स की क्लास में चिंगम खाने का मन करता है। सर अगर किसी चीज का भार 60 किलो पृथ्वी पर है, बेटा भार नहीं होता 60 किलो, द्रव्यमान होता है 60 किलो। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? बेटा 6 से भाग कर दो, वो निकल जाएगा। ठीक है सर, हमारा वजन कब और ज्यादा हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन हमारा द्रव्यमान क्यों? हमारा द्रव्यमान शिखा, हमारे शरीर को बनाने में जितना पदार्थ लगा है सो लगा है। अब ऐसा तो नहीं कि चलो बोर हो रहा हूं मैं अपना हाथ बदल लेता हूं, दूसरा हाथ लगा लेता हूं। चलो मैं बोर हो रहा हूं अपना मुंडा बदल के दूसरा मुंडा लगा लेता हूं। ऐसा होता है क्या? नहीं, एक बार शरीर बन गया तो बन गया। हाँ, बदलता रहता है, हमारा शरीर का आकार बढ़ता है। क्या होता है? सर फिजिक्स में रटना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ठीक है, हाँ बेटा, वेट को न्यूटन में नापते हैं, हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों का अब हमें सुधारना है। ठीक है सर, क्लास 9th में काइनेमेटिक्स है, पर जो, अरे रुक जाओ भाई, साउंड जो है एकॉस्टिक में आता है बेटा। एकांश यादव, बिलाल सर कौन है? ए भाई साहब। सर पिंड क्या होता है? कोई भी वस्तु को पिंड कहा गया। सर रॉकेट कैसे उड़ता है? बाद में बताऊंगा, अभी साइंटिस्ट बनना है तुम्हें एक ही दिन के अंदर। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, और देखो बेटा, थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि
आप लोगों को समझ आएगा, वरना तो मैं पता ही, मैंने इतने दिन ऑब्जर्व करा। एक बात बोल रहा हूं, जब अब ये बैच चालू हुआ था ना, तो मुझे कहा था कि 9 के बच्चे तो बहुत कमजोर है, लेकिन नहीं, मैंने देखा, हरिमोहन बेटा यही लिख देना, मैं देख लूंगा आपका डाउट, ठीक है ना। मैंने देखा नहीं, 9 के बच्चों का लेवल अच्छा है, तो मैं अच्छी चीजें पढ़ाऊं ना भाई। जब भगवान ने तुम्हें अच्छी कैचिंग पावर दी है तो मैं इसका यूटिलाइज करूं ना, मैं इसका उपयोग करूं ना, थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाऊंगा। टफ लगेगा, लेकिन हाँ, यही तो मजा आना चाहिए। बिलाल सर हमारे बैच में नहीं, अच्छा पांडा है तुम्हारे बैच में, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले आपको संवेग पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमें पढ़ना, न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे, संवेग। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए बंद कर, ठीक है। अब देखिए भैया, ये जितनी बातें हैं ना, हमें किसने बताई हैं, न्यूटन सर ने। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जितनी बातें हैं ना तुमको किसने बताई हैं, न्यूटन सर ने। न्यूटन सर ने एक दिन बोला कि यार किसी वस्तु की गति की माप करना है मुझे, कि किसी भी वस्तु में कितनी गति है, ठीक है। तो गति की माप करने के लिए उन्होंने एक टर्म बनाई जिसका नाम क्या रखा बेटा, संवेग। अंग्रेजी में इसको मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, मोमेंटम। थोड़ी बहुत टर्म्स हमें अंग्रेजी की याद होना चाहिए। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है बच्चा, मोमेंटम कहा जाता है। तो देखिए याद रखना, किसी भी वस्तु की गति की माप करने के लिए हम उपयोग करते हैं संवेग का, ठीक है। इमेजिन करिए, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, दो कंडीशन मान लेते हैं, एक बार यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। अब देखिएगा मेरी तरफ है ना, ये एक साइकिल है, ठीक है, मेरी तरफ एक साइकिल चली आ रही है। ध्यान से समझना, आप मुझे आंसर देना। एक साइकिल चली आ रही है, कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाता ला रहा है मेरी तरफ, है ना, और कितनी स्पीड से ला रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अरे बढ़िया, धीरे धीरे ला रहा है, मैं तो उसके सामने खड़ा रहूंगा, ठीक है, मैं तो उसके सामने बढ़िया खड़ा रहूंगा, क्या दिक्कत है भाई, मैं तो खड़ा हुआ हूं, आ रही है सामने से साइकिल खड़ा। लेकिन अब दूसरी बात में, है ना, अब कोई भी व्यक्ति, है ना, मेरे सामने एक ट्रक ला रहा है, ठीक है, मेरे सामने क्या ला रहा है, एक ट्रक, ठीक है, और वो ट्रक भी ज्यादा गति में नहीं ला रहा, मेरी तरफ ला रहा है कितनी गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो क्या मैं ट्रक के सामने खड़ा रहूंगा, सवाल इतना है कि क्या मैं ट्रक के सामने खड़ा रहूंगा। तो बताइए, ये साइकिल मेरी तरफ आ रही है 10 की गति से, मैं खड़ा रहूंगा, क्या दिक्कत है, साइकिल ही तो है। लेकिन अगर ट्रक मेरी तरफ आ रहा है तो क्या मैं ट्रक के सामने खड़ा रहूंगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बच्चों, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मैं ट्रक के सामने खड़ा रहूंगा, नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं। अगर मैं वहां ट्रक के सामने खड़ा रह गया तो भाई साहब अगले दिन मेरी फोटो आपको यहां मिलेगी, बहुत अच्छा था आकाश, कितनी मस्ती करके पढ़ाता था। अगले दिन आपको मेरी फोटो यहां पर मिल जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से, है ना, देखिएगा ध्यान से, यहां पर इस साइकिल का द्रव्यमान कम है, लेकिन ट्रक का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। तो मैं किससे डर रहा था, ट्रक से। मतलब ट्रक में गति, ट्रक में मोशन ज्यादा है। ट्रक में क्या ज्यादा है बच्चे, मोशन ज्यादा है, ट्रक में गति का मान ज्यादा है। तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा क्या होगा, संवेग। क्योंकि बच्चे संवेग ही तो नाप के बता रहा है तुम्हें, मोमेंटम ही तो नाप के बता रहा है गति की माप। तो जिस वस्तु का, मोमेंटम को पी से प्रदर्शित किया जाता है बेटा, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब एम मतलब मास, ठीक है, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा बच्चे, संवेग होगा। एक बात याद रखना, ठीक है, आपने खुद बताया मुझे, है ना, आपने खुद बताया। अब एक और कंडीशन, आप लोग ही सॉल्व करवा रहे हो, मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। अगेन मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं बच्चे, ठीक है, अगेन मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइकिल है ना, एक साइकिल है, कोई भी व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, और साइकिल पर ये मेरी तरफ चलता चलता आ रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है। आप खुद कहोगे सर ये तो मैं कर दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी तरफ एक साइकिल चलती चलती आ रही है, और पहली बार में मेरी तरफ साइकिल चलती आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यह है गति स्थिति नंबर 1। और दूसरी बार में ये साइकिल मेरी तरफ चलती आ रही है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बताइए स्थिति नंबर 1 या स्थिति नंबर 2, कब मैं भाग जाऊंगा,
कब मैं बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि मोमेंटम बोलने के कारण इसे एम से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, लेकिन याद करो एम तो द्रव्यमान को प्रदर्शित कर दिया ना, तो हम एम से द्रव्यमान भी कर दें, एम से मोमेंटम संवेग भी कर दें तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसीलिए मोमेंटम के लिए पी को रिजर्व किया गया बेटा। न्यूटन सर ने यही सोचा कि भाई मास के लिए, द्रव्यमान के लिए ऑटोमेटिकली क्या रखा हुआ है, आपने एम रखा हुआ है ना, याद रखना बेटा। इसीलिए तो देखो दूसरी वाली स्थिति में मैं क्या हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इस स्थिति में इसकी गति ज्यादा होगी, और गति ज्यादा होगी तो बच्चे संवेग भी ज्यादा होगा। ठीक है, संवेग है ना, मतलब P जो होगा वो भी ज्यादा होगा यदि इसका वेग ज्यादा होगा। तो मुझे पता चलता है बेटा, देखो मेरे पास सारी थ्योरी लिखी हुई है, अभी की अभी आपको थ्योरी बताऊंगा, लेकिन समझाना एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी वस्तु का संवेग दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, द्रव्यमान पर, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा संवेग। दूसरा, उसी वस्तु का संवेग वेग पर भी निर्भर करता है, जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा संवेग। इस बात का ध्यान रखना। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन सर ने एक फॉर्मूला बनाया, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। पता चला ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, पता चला कि ये फॉर्मूला कैसे आया। संवेग बढ़ेगा द्रव्यमान के साथ, वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। ठीक है, आप साधारण शब्दों में कह सकते हो कि किसी भी वस्तु में कितनी गति है, उस गति को मापन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? संवेग का। ठीक है, उस गति को मापन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा? संवेग का। और देखिए संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है बच्चा? संवेग कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यमान और वेग के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप लोग दिमाग लगाइएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, संवेग का मात्रक, मैं चाहता हूं कि एक बार आप कोशिश करो बेटा। ठीक है, एक बार आप कोशिश करो बेटा, है ना। मैं आपको सूत्र भी बता रहा हूं, P इज इक्वल टू mv। ऑप्शन नंबर ए kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी kg मीटर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि संवेग का मात्रक क्या हो सकता है? आप समय लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, है ना। आराम से आप इसे सॉल्व करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, इजीली आप इसे सॉल्व करिए कि संवेग का मात्रक क्या होता है। P इज इक्वल टू mv फॉर्मूला है इसका। आराम से आप पेन कॉपी लेकर बैठे ही होगे और आप इसे सॉल्व कर बताइएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर बताइएगा, समय लीजिए आराम से। मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको, देखो मैं तो बताऊंगा ही, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, आप सभी का समय शुरू होता है अब। हे भगवान शक्ति दे प्रभु। ठीक है, देखते हैं कम से कम कितने बच्चे कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कोशिश कौन को। बच्चों मैं थोड़ा सा तेज नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा सा तबीयत की वजह से खराब है, तो थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाऊंगा मैं, है ना। भगवान ने चाहा तो मैं जरूर सही हो जाऊंगा, नहीं तो भगवान अपने पास बुला लेगा। ठीक है, देखिएगा P इज इक्वल टू mv हमारा राइट आंसर है। ठीक है, P इज इक्वल टू mv हमारा राइट आंसर। अब देखिएगा बच्चे, m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, है ना। और v क्या है? वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mv। तो m की जगह क्या आ गया बच्चा? kg। v की जगह क्या आ गया? मीटर बटा सेकंड। तो kg मीटर बटा सेकंड होने के कारण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आपका 50% से ज्यादा स्कोर आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, लिटरली। ठीक है, लिटरली ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू यार, बड़ा खुश कर दिया आपने। हैरिश, अंश, कौशल, अमान, महेश, विष्णु, सागर, अक्षत, सुमित एंड प्रिंस। एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर, लिटरली एक नंबर। मजा आ गया, मजा आ गया एंड मजा आ गया। ठीक है, तो संवेग आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, बेसिकली संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है P इज इक्वल टू mv। इस बात को ध्यान रखना। और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति। बेटा आपको नोट से सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, ये आपको नोट से सारे के सारे मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन सर के गति के दूसरे नियम की तरफ, और आज का आखिरी टॉपिक है। यही टॉपिक आपका बहुत समय ले लेगा, इसी में आपका बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा
थोड़ा सा मन लगाइएगा, थोड़ा सा मन लगाइएगा, है ना, आप थोड़ा सा मन लगाइएगा। मैं आपसे क्या कहता हूं कि इमेजिन करिए कि आपका कोई मित्र है ना, इमेजिन करिए आपका कोई भी मित्र है, ठीक है, इमेजिन करिए आपका कोई मित्र है, ये भागता हुआ इस मित्र के पास द्रव्यमान तो होगा, है ना भाई, कोई भी वस्तु है तो उसके पास द्रव्यमान तो होगा ही। तो आपका एक मित्र, कल्पना करना, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उन सभी बातों को समझना बेटा, ठीक है, कल्पना करना। अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो गड़बड़ है, ठीक है, अगर आपने इन बातों को नहीं सीखा तो गड़बड़ है। तो मान लीजिए कि आपका कोई भी एक मित्र है, ठीक है, आपका कोई भी एक मित्र है जो इस दिशा में चल रहा है, कितनी गति से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। मान लीजिए कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। मैंने क्या कहा कि इसके पास द्रव्यमान तो होगा ही, ठीक है, इसके पास वेग भी है, तो इसके पास क्या होगा, संवेग, ठीक है, इसके पास क्या होगा बच्चा, संवेग, है ना, इसके पास क्या होगा बच्चा, संवेग। तो किसी वस्तु, कोई भी वस्तु जब चल रही है तो उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान और गुणा वेग, तो क्या होगा बच्चे, समय। लेकिन आप कहां अपने दोस्त को शांत रहने दोगे, अरे आप कहां अपने दोस्त को शांत रहने दोगे, आप अपने दोस्त को शांति से चलने दोगे, बिल्कुल नहीं। हम हमारे दोस्तों को परेशान करने का जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आए हैं, लाए हो या नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें परेशान कर सकते हैं, हम हमारे दोस्तों को परेशान कर सकते हैं, दोनों को मिलकर परेशान किया जा सकता है। तो क्या हुआ, हम गए, मतलब तुम गए तुम्हारे दोस्त के पीछे पीछे गए, ठीक है, तुम गए तुम्हारे दोस्त के पीछे पीछे और एक लात मारी, उसमें दोस्त को लात मारी जा सकती है, ठीक है। अब आपने अपने दोस्त पर लात मारी तो ये इसकी गति 10 से कितनी हो गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई साहब, आपने लात मारी मतलब क्या लगा दिया, फोर्स, ठीक है, क्या लगा दिया भाई साहब, फोर्स। और जब आपने मतलब बल लगा दिया, ठीक है, और बल लगा दिया तो इसकी गति 10 से कितनी हो गई, 100। वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया, अरे संवेग भी तो बढ़ गया। तो भाइयों और बहनों, बल लगाया तो संवेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, बल लगाया तो संवेग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो अपने दोस्त ने किसी वजह से 100 की गति ले ली, आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स का मतलब क्या हुआ, एफ, लात मारी आपने, जैसे आपने बल लगाया तो उसकी गति 10 से कितनी हो गई, 100 हो गई, बढ़िया है, हाँ, 10 से कितनी हो गई, 100 हो गई, बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए, कल्पना करिए, कल्पना करिए, ये भाई साहब आपने इधर से लात मारी, लेकिन बेचारा दोस्त जाए तो जाए कहां, आपने इधर से मारी, एक दोस्त ने इधर से मार दिया, ठीक है, एक दोस्त ने इधर से मार दी, तो भाई साहब उसकी जो हाँ, आपका जो दोस्त है ना, जो दोस्त बढ़िया तरीके से चल रहा था, कितनी गति से, 100 की गति से, आपने विपरीत दिशा से लात मार दी, ठीक है, तो उसकी गति कितनी हो गई, मान लो कम हो गई, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो भाइयों और बहनों, जब जब आप बल लगा रहे हो तब तब संवेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, क्योंकि गति बदल रही है उसकी, है ना, कभी वो 10 से 100 हो जा रहा है, कभी वो 100 से 70 हो जा रहा है। जब जब आप बल लगा रहे हो, जब जब आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो बताइए बल लगाने पर क्या संवेग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं, से यस और नो, से यस और नो। से यस और नो। बेटा क्या हुआ शैजल, से यस और नो। सर मेरा नाम टॉप 10 में क्यों नहीं, बेटा कोशिश करा करो जल्दी से जल्दी आंसर देने की, ठीक है, तो आपका नाम टॉप 10 में आएगा, होता है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर आपको पता चल गया ना, तो आपको न्यूटन का दूसरा नियम आ गया। तो दूसरा नियम कहता है कि यदि आपने बल लगाया है तो संवेग में परिवर्तन होगा, यही दूसरा नियम है। यही दूसरा नियम है। क्या बोला, यदि आपने बल लगाया है तो संवेग में परिवर्तन होगा, और अभी नहीं, अभी तो और रुकिए, जितना अधिक बल उतना अधिक संवेग में परिवर्तन। आपने अभी धीरे लात मारी थी, अगर सर और तेज लात मार देते तो 100 की जगह 1000 किलोमीटर की स्पीड में आ जाता, 100 की जगह 1000 की स्पीड में आ जाता। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता तो उस बल के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, यही नियम है, यही नियम है। अब यही नियम है, ठीक है। अब मैं आपको नियम बताता हूं, ठीक है, अब मैं आपको नियम बताता हूं, ठीक है, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन असंतुलित बल के समानुपाती होता है ना। इन सब बातों को छोड़ो, है ना, मैं अपने तरीके से लिखवाऊंगा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं अपने तरीके से लिखवाऊंगा, मेरे को अपने तरीके से पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, है ना,
ये आपके काम आएगा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे क्या है नियम, है ना, कि किसी वस्तु पर आपने क्या लगाया बेटा, बल, वो समानुपाती है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के, है ना। बेटा ध्यान से समझना, मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मतलब 3 नियम में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है तो वो यही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, इन 3 नियम में से सबसे ज्यादा आवश्यक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है तो वो यही। तो बल जो है संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है, बल जो है वो समानुपाती है किसके, संवेग में परिवर्तन, ये नियम है। ये अभी तुमने खुद बताया मुझे कि जितना बल लगाओगे उतना ज्यादा संवेग बढ़ेगा और संवेग कम भी हो सकता है, दोनों स्थितियां। आप देखिए मेरे बच्चे, है ना, बल का मतलब क्या हुआ, एफ, ठीक है, समानुपाती संवेग में परिवर्तन। तो देखो संवेग क्या होता है, मास, है ना, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान, गुणा में क्या हो गया बच्चा, वेग में परिवर्तन, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता, है ना, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान तो नियत होता है। आपने अभी तक जितनी बातें पढ़ी है ना, हमने क्लियर पढ़ा है कि एम में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एम क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, नियत। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो वेग में परिवर्तन। और बच्चे दुनिया का सच है कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन हम किसके सापेक्ष निकालते हैं बेटा, समय के सापेक्ष। किसी भी वस्तु में परिवर्तन हम किसके सापेक्ष निकालते हैं, समय के सापेक्ष। तो मान लीजिए एफ, है ना, प्रोपोर्शनल एम। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, याद करो, वेग में परिवर्तन निकालने का तरीका आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे भाई, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे में क्या हो जाएगा बेटा, समय। ठीक है, चलिए आगे समझना। ठीक है, अभी सुनते चलना बेटा, है ना, एफ अपनी जगह है, एम अपनी जगह है, मैंने इक्वल लगा दिया गलती से। ठीक है, समानुपाती एम अपनी जगह है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा वी, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा यू, और समय क्या हो जाएगा बच्चा टी, है ना। अंतिम वेग हो जाएगा वी, प्रारंभिक वेग हो जाएगा यू, और समय क्या हो जाएगा टी। याद करिए आप उन बातों को जब हमने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे ये क्या होता है बच्चे, त्वरण। अब देखिए दुनिया का सच है जो मैं कह रहा हूं, उस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, है ना, जितना डेप्थ में मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे इतना डेप्थ में पढ़ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। अगर हम यहां पर पढ़ रहे हैं एफ प्रोपोर्शनल एम ए, ठीक है, तो याद रखना जब जब ये समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो एक ना एक नियतांक लगाते हैं। यहां पर हम क्या लगाते हैं, के। ठीक है, यहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा, के, जहां पर के किस पर निर्भर करता है बेटा, माध्यम पर। ठीक है, के किस पर निर्भर करता है बेटा, माध्यम। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है डोगेश। ठीक है, उसको फिजिक्स नहीं आती है, उसको बायोलॉजी आती है। ठीक है, अब भाई साहब हम उससे बायोलॉजी में बहस नहीं करते, लेकिन वो हमसे फिजिक्स में बहस कर लेता। वो होते ही है। और ऐसे क्या है, क्या हुआ, एक दिन हम खड़े हुए, मैं कहा ठीक है तुम्हें फिजिक्स आती है, हाँ पूरी आती है। हाँ, मैंने कहा ठीक है भाई साहब अच्छी बात है, आइए हमारे साथ खड़े होइए। तो वो हमारे बाजू में खड़े हुए। मैंने कहा हमें भागते भागते जाना है और सामने वाली दीवार में अपना सर मारना है। तो कह रहा बस इतना सा काम। वो भागते भागते गए और दीवार में धड़ाम से एक सर मारा। ठीक है, बच्चे कुछ बाल थे वो भी चलेगा। ठीक है, बच्चे कुछ बाल थे वो भी चलेगा। ठीक है, अब मैंने कहा अरे यार आकाश यार याददाश्त चली गई मेरी। हाँ बढ़िया है ना, याददाश्त चली गई, तुम साइड में बैठो। कहला अब तू भी करेगा। मैं कहा ठीक है। मैं भागता भागता गया दीवार में, जैसे सर मारने वाला था मैंने बीच में रख दिया तकिया और मैंने धड़ाम से सर मारा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे क्यों? क्योंकि भाई साहब उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि दीवार पर आप सर मार रहे हो मतलब क्या लगा रहे हो, बल। बीच में कुछ भी नहीं है तुम्हारे, बीच में हवा है मतलब कुछ भी नहीं है तुम्हारे, तो तुम पर बल बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन हमने अगली बार में क्या रख दिया, तकिया, तो हमारे बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो पता चला कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। यही तो बता रहा है कि, अरे यही तो बता रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य बल लग रहा है वो। अरे तुम एक काम करना, है ना, एक टेबल पर ऐसे मारना, कितना दर्द होगा, लेकिन एक टेबल पर एक तकिया रख देना फिर मारना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता। और हवा के लिए, फॉर एयर, है ना, मैं एयर लिख रहा हूं, के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से हमें एक सूत्र मिल जाता है, F = ma। इसे आप हर जगह लगा सकते हो जहां जहां आपको बल का मान निकालना हो।
ठीक है, इसे आप हर जगह लगा सकते हो जहां आपको बल का मान निकालना हो। अब बताइए क्लियर है? अब बताइए क्लियर है? ठीक है, कौन मुझे रोस्ट कर रहा था? मेरी प्यारी सी गुड़िया ने खाना खाया कि नहीं? प्रशांत बेटा ब्लॉक हो जाओगे, फिर गुड़िया की जगह एना बोला दिखेगी तुम्हें। क्लियर है? समझ आया न्यूटन का द्वितीय नियम? देखो, न्यूटन के प्रथम नियम से आपको मिलती है किसका मान बेटा, है ना? न्यूटन के प्रथम नियम से आपको मिलता है किसका मान? बल की परिभाषा, और दूसरे नियम से सूत्र मिल जाता है। ठीक है, इतने फनी वे में शायद कोई नहीं समझाएगा। मैं देख लूं तुम लोग कमेंट देखने में बड़ा मजा आता है। सब वीडियो कॉल बेटा आज नहीं करूंगा बेटा वीडियो कॉल। ठीक है, किसको क्लियर नहीं है? एटीपी सर आपकी एक्टिंग कर रहे थे, ठीक है। हाँ, ये क्या कह रहे थे योगेश सर? मुझे दादा नहीं, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? ठीक है, क्या कह रहे थे मुझे बताना जरा, मैं बताता हूं, है ना? मुझे रोस्ट करेंगे मतलब सोते हुए शेर को जगाएंगे। मैं इस साल एक क्लास में रोस्ट नहीं करा, मैंने थोड़ा बहुत मस्ती मजाक किया, लेकिन मुझे रोस्ट करेंगे ये तीनों मिलकर। ये दोनों कर रहे थे मुझे रोस्ट, है ना? अमित सर को जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अभी हमें रोस्ट नहीं कर रहा है, ताऊ कह रहे थे। चलो ठीक, एक बार की बात है, क्या है कि मैं उन्हें पारिवारिक तौर पर जानता हूं, मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो एक दिन लड़की वाले देखने के लिए आए उन्हें, ठीक है, लड़की वाले देखने के लिए आए। तो भाई साहब वो बढ़िया आए, चलते चलते लड़की वाले देखने आते ना, तो क्या होता है, लड़का आता है सामने से, ठीक है, लड़का आता है सामने से, तो वो आए, लड़की के मम्मी पापा बोले ठीक है भाई साहब बैठिए ना, है ना? वो बैठ गए, है ना? तो जो हम लड़के वालों की तरफ से थे बोले कि ठीक है, आपको लड़के से कोई बात करना हो तो बात कर लीजिए। हमने लड़की वालों से बोला, ठीक है। तो लड़की वाले बोले कि लड़का कहाँ है, लड़के को कब बुलाओगे आप? कहला कि ये तो, अरे ये तो दादाजी है, ये तो लड़के के दादाजी हैं, इनकी शादी होना। अरे इनके लिए तो कोई आप 50-60 साल की लड़की देखो। हमें दादा बोल रहे थे, हमें दादा बोल रहे थे। हाँ ठीक है, याद रखना ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छी तरह से लिखा दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे, यहीं से निर्धारित होता है बल का मात्रक, ठीक है। मेरी पढ़ाने का स्पीड आज कम है क्योंकि आपको कम स्पीड में पढ़ना होता। यहीं से शुरू होता है बल का मात्रक का निर्धारण। मैं आपको 2 मात्रक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको 2, पहला मात्रक क्या होता है भाई साहब? न्यूटन, ठीक है। पहला मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूसरा मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। पहला मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूसरा मात्रक क्या होता है? डाइन। पता है, याद रखना, है ना। पहला मात्रक होता है न्यूटन, दूसरा मात्रक क्या होता है बच्चा? डाइन होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई साहब, है ना। ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट की क्लास और है, 10 मिनट में आखिरी टॉपिक खत्म करके हम क्लास को खत्म करेंगे। अब देखिएगा बच्चे, सूत्र हमें पता है, F = ma। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चे? 1 kg। मान लिया हमने बड़े सुकून से, बड़ी शांति से, कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 1 kg, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 kg द्रव्यमान में हमें क्या दिक्कत होगी। तो मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, हमने उस पर कुछ बल लगाया जिससे उसका त्वरण कितना हो गया? 1 मीटर/सेकंड², ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूं, 1 किलोग्राम की वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाने के कारण उसका त्वरण कितना हो गया? 1 मीटर/सेकंड²। पता है, उस बल को ही कहा जाता है 1 न्यूटन, ठीक है। पता है उस बल को ही क्या कहा जाता है बच्चा? 1 न्यूटन। तो देखिए, आपने m की जगह क्या लिख दिया बच्चे? 1 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दिया? 1 मीटर/सेकंड²। तो यदि 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगने वाला बल 1 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न कर दे तो उस बल को कहा जाता है 1 न्यूटन, ठीक है। ये परिभाषा मैं लिखकर नहीं लाया हूं, मैंने जो बोला है मेरे शब्दों को सुनिएगा और उन शब्दों के आधार पर स्वयं लिखिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगने वाले बल के उस मान को जो उस वस्तु पर 1 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, मैं लिखकर नहीं लाया हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं लिखें और आप लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे, आप जानते हो फॉर्मूला, F = क्या होता है? ma, ठीक है। अब हम डाइन को डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान है 1 ग्राम, ठीक है। मान लिया हमने कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, जिससे इसका त्वरण कितना हो जाएगा? 1 मीटर तो नहीं होगा,
1 सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से सुनना, अगर आप 1 ग्राम की वस्तु पर बल लगाते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप 1 ग्राम की वस्तु पर बल लगाते हो जिसके कारण त्वरण का मान कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो उस बल के मान को क्या कहा जाता है, एक डायन। ठीक है, उस बल के मान को क्या कहा जाता है, एक डायन। फॉर्मूला में पुट करूं तो किसी वस्तु का, सॉरी 1 ग्राम की वस्तु पर आरोपित बल जो वस्तु पर 1 सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे कहा जाता है एक डायन। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। और मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। मैं आज आपको इसका सबूत दे रहा हूं। ठीक है, मैं आज आपको इसका सबूत दे रहा हूं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन क्यों होता है। ठीक है, अब आपको मैं इसका सबूत दे रहा हूं, ध्यान से ना। अब आप जानते हो कि 1 न्यूटन बराबर 1 मीटर है ना अपॉन में 1 है ना, एक गलत लिख दिया मैंने, है ना, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी है ना 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, 1 केजी इक्वल्स टू 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना, 1 केजी का मतलब क्या होता है, तो 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम होता है बेटा। 1 केजी का मतलब क्या होता है, तो 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। आप अच्छी तरह से जानते हो 1 केजी इज इक्वल टू 1 मीटर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर है ना, और बटे में सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेकंड एक ही जैसा रहता है। ठीक है, अब देखना मेरे बच्चे, थोड़ा सा हम इसको हाई लेवल पर टर्न करें है ना। यहां पर 10 3 बार 0 दिए तो 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने ग्राम। ठीक है, यहां पर 2 बार 0 दिया तो 10 की पावर 2 लिख दिया सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना हो गया बच्चा, ये 10 की पावर 5। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितना हो गया बच्चा, 10 की पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अब 1 न्यूटन बड़ा प्यारा लग रहा है, 10 की पावर 5 बड़ा प्यारा, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या बोला, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, डाइन होता है। तो मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया बेटा, डाइन पुट कर दिया। यहां से आया है वो रिलेशन जिस रिलेशन के बारे में मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं। ठीक है, जिस रिलेशन के बारे में आज की क्लास में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास के हर एक टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत हुई, बहुत आराम से पढ़ाया बेटा। सर आई लॉस्ट माई HCT, ये क्या होता है बेटा, HCT क्या होता है ना। आज के सारे टॉपिक क्लियर हुए बेटा, आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, ठीक है ना, सारे क्लियर है। सर अमित सर और कमल सर आपको इतना रोज करते हैं, इतना करते हैं कि हंस हंस के पेट दर्द हो गया। अमित सर भी करते हैं, कमल सर भी करते हैं। चलो अगली क्लास में उन्हें भी दिक्कत थी। थैंक यू बेटा, लव यू मेरे बच्चों, है ना। देखो बेटा, आपको अच्छी तरह से समझना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है ना। मैं रहूं या ना रहूं, पता नहीं मेरी तबीयत खराब है, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मुझे, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा याद रखना, हर क्लास में आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा किसी भी क्लास में अगली क्लास करने से पहले बेटा आप पुरानी क्लास को रिवाइज कर कर जाया करो। अगर आप पुरानी क्लास को रिवाइज कर कर नहीं जाते हो ना तो गड़बड़ होती है बेटा, ठीक है। हमेशा ये आदत डाल लो बेटा, ठीक है। और याद रखना क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, ठीक है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। क्या 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। क्या 1 केजी सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। क्या 1 ग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है, या 1 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। कौन कौन इसका आंसर देगा, है ना। न्यूटन किसके बराबर है, 1 केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर के, 1 केजी सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर के, 1 ग्राम मीटर बटा सेकंड। क्या होगा आपको आंसर देना है, तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, पोल में आंसर दीजिएगा बेटा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए। मजा आ गया भाई साहब, नमूना यूं मैं सच में, सब मुझे यही कहते हैं कैसा बावला है तू, हर कुछ हरकतें करता है, लेकिन ठीक है यार, बच्चों का प्यार है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी
मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, 1 kg सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर। आखिरी क्वेश्चन है, 100% सही जवाब दे दो, आज पढ़ाया है। 1 kg मीटर बटा सेकंड है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा सुंदर टॉपिक है। सर आप मेरी नहीं तन है, पूछता है कि माही चौधरी जी आप बेटा ब्लॉक हो जाओगे। हम भी कभी कभी क्या होता है, बच्चों को लिख देते ना, लव यू बच्चे। भाई साहब मैं कल डाउट क्लियर कर रहा तो एक बच्चे को मैंने लिख दिया लव यू बच्चे, मेरे पास मैसेज आया यू आर यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, दैट्स व्हाई यू आर ब्लॉक फॉर 24 आवर। हम ही ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए, ब्लॉक हो जाओगे। तो आप सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, 85% बच्चों ने सही जवाब दिया। और अंश, शिवा, फरमान, नितिन, सागर, विष्णु, अंश, यश, सत्यम, प्रिंस। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अंश पटेल, सुमित कुमार, विष्णु गोस्वामी, वर्षा पाल, प्रिंस कुमार, रोशन शर्मा, अम्बरीश पटेल, अनुष्का, अंश मौर्य एंड दिग्विजय सिंह आज की क्लास के टॉपर रहे। तो भाइयों और बहनों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। भाइयों और बहनों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। देखा, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, मजे से सैटरडे को मिलते हैं, बढ़िया रिवाइज कर आना। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सर का थर्ड नियम, संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। तो न्यूटन सर का थर्ड नियम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बाय बाय एंड बाय बाय।